हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 3 ज्ञानोदय की आलोचना। दोस्तों, इस लेसन के अंदर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के ऊपर में रहेगा। इसके अंदर में हम बात करेंगे कि जो अलग अलग विचारक रहे तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, विचारधारा क्या थी ज्ञानोदय के संदर्भ में। ठीक है, उन्होंने क्या अपनी विचारधारा प्रस्तुत करी ज्ञानोदय के संदर्भ में, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारे आइडियोलॉजी, सारे विचारकों के जो विचारधारा थे उससे रिलेटेड बनता है। ठीक है, आप जितने भी विचारधारा पढ़ोगे इसके अंदर में कि इस विचारक की ये विचारधारा थी ज्ञानोदय के संदर्भ में, वही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो अक्सर कई अलग अलग तरह के विचारधाराओं से रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल इसके अंदर में हम 6 अलग अलग विचारों के बारे में पढ़ेंगे कि इस विचार के अंदर, इस विचारक के तहत मतलब ये कहा गया है ज्ञानोदय के संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे यहाँ पे रोमांटिक चिंतक है, उन्होंने क्या कहा ज्ञानोदय के संदर्भ में, ये हम जानेंगे। ठीक है, नीत्शे ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, तो इस तरह से हम टोटल इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं इस लेसन का, क्या है ये लेसन, इसके बारे में हम समझते हैं। तो लेसन 3 ज्ञानोदय की आलोचना। इससे पहले जो हमने लेसन 2 करा था दोस्तों, उसके अंदर में हमने पढ़ा था ज्ञानोदय की क्रांति किस प्रकार से हुई विश्व के अंदर में, ज्ञानोदय के कारण क्या परिवर्तन आया, क्या विकास आया। ठीक है, किस प्रकार से आधुनिक क्रांति पूरे विश्व में अवगत हुई, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, पर उस क्रांति से कुछ लोग समर्थ में थे, उसके कुछ लोग समर्थन में आ गए, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि भैया ये बहुत अच्छा है। पर वहीं पर कुछ विचारकों ने उसके समर्थ में नहीं आए, तो उसने उसकी क्या करी, आलोचना करी। ठीक है, उसकी आलोचना करी, तो हम उसके बारे में जानेंगे किन विचारकों ने किस प्रकार से क्या लॉजिक दिया कि ये गलत है। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। तो ये इन विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। जो ये लेसन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इन आइडियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को आप सही से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आया। अगर फिर भी कहीं पे आपको डाउट आ जाता है कि भैया ये वाला मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टोटल हम इन 6 पॉइंट्स के ऊपर में बात करेंगे, जिससे आपका लेसन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे रोमांटिक चिंतन के द्वारा। ठीक है, रोमांटिक चिंतक जो थे, ये इंग्लिश का वर्ड है, रोमांटिक जो वर्ड है ये इंग्लिश का है। हिंदी में इसको हम कहते हैं स्वच्छंदतावाद। ठीक है, स्वच्छंदतावाद हिंदी का वर्ड है, पर आपके बुक के अंदर में रोमांटिक चिंतक ही लिखा गया है। फिर भी आपको पता होना चाहिए स्वच्छंदतावाद इसका मतलब होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि स्वच्छंदतावाद का क्या विचारधारा थी ज्ञानोदय के संदर्भ में, उसको बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छंदतावाद और रोमांटिक चिंतन एक ही है, सेम ही है, हिंदी इंग्लिश का बस डिफरेंस है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में बुद्धिजीवियों के एक समूह ने ज्ञानोदय चिंतकों के प्रत्येक पहलू की आलोचना करी। मतलब जो ज्ञानोदय के अलग अलग पहलू थे कि भैया ज्ञानोदय जो वर्क कर रहा है इस डिपार्टमेंट में कर रहा है, इस टॉपिक पे वर्क कर रहा है, तो जितने भी टॉपिक्स थे उनकी आलोचना करी। वो टॉपिक कौन कौन थे, तो ज्ञानोदय सत्य, विज्ञान, विवेक और तर्क प्रगति के आधार पर उन्होंने उनकी आलोचना करी। और जो आलोचना करने वाले थे वो क्या कहलाए, रोमांटिक चिंतक कहलाए। ठीक है, समझ में आता है। रोमांटिक चिंतकों ने अतीत की तुलना में वर्तमान में मनुष्य को पतनशील देखा। मतलब क्या, एक टाइम पीरियड उन्होंने बांटा। टाइम पीरियड के अंदर में क्या कहा कि भैया जो समय बीत गया है वो अतीत है। अतीत में जो मनुष्य था वो पतनशील नहीं था, वो मनुष्य था, कायम था और अपना सही से गुजारा करता, मतलब अच्छे से रह रहा था। पर जो वर्तमान समय जिसमें अभी आप जी रहे हो, जिसमें आप ज्ञानोदय की आप बात कर रहे हो, इसमें क्या हुआ है, मनुष्य पतनशील हो गया। कारण हम आगे बात करेंगे किस हिसाब से उन्होंने पतनशील कहा। साथ साथ कहते हैं यहाँ पे एक विचारक रूसो, इसके बारे में आपने 9-10 से ये पढ़ते हुए आ रहे होगे, छोटी छोटी आइडियोलॉजी पढ़ रहे होगे इनके बारे में। ठीक है, बीए में बहुत अच्छे से इनका चैप्टर है रूसो का। तो रूसो ने कहा, रूसो के अनुसार कला एवं विज्ञान के विकास से मनुष्य का सामाजिक और नैतिक पतन हुआ। अब जो ज्ञानोदय है उसने फोकस किया भाई कला और विज्ञान के विकास को लेकर। ठीक है, कला के अंदर में परिवर्तन लाया गया, विज्ञान के अंदर में तरक्की लाई गई। तो उसके बाद रूसो का मानना था कि इस तरक्की से मनुष्य का फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। किस प्रकार से, तो सामाजिक और नैतिक पतन के आधार पर नुकसान हुआ। ठीक है, ये मानना था। आगे हम बात करें तो रूसो ने यहाँ पर एक आइडियोलॉजी यहाँ पे देते हैं रूसो कि श्रम विभाजन, मतलब काम का बंटवारा। श्रम विभाजन क्या होता है कि काम का बंटवारा, कि मतलब ये वाला काम भाई ये वाला पर्टिकुलर आदमी ही करेगा, वो वाला काम वो पर्टिकुलर आदमी करेगा, तो मतलब काम को बांट दिया जाता है। ठीक है, कार्य के बंटवारे और तकनीक के प्रयोग से मनुष्य भ्रष्ट हुआ। पहले के टाइम पे एग्जाम्पल हम लेकर चलें तो शादी ब्याह के अंदर में जो कार्ड होते थे वो किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाए जाते थे। अगर मान लो मुझे अपने मासी के घर कार्ड भिजवाना है मेरी शादी का, तो मैं एक व्यक्ति को चुनूंगा, वो कार्ड को लेके जाएगा, जो भी मतलब उसमें मिठाई उठाई का सामान होगा, जो भी होगा व्हाट्सएवर, वो लेके जाएगा और वहां पे देगा। ये हिंदू प्रथा के अनुसार।
पर आज के टाइम पे क्या हम व्हाट्सअप कर देते हैं, कुरियर कर देते हैं, तो वो चीजें चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे कहता है मनुष्य भ्रष्ट हो गया है। किसके कारण से? तकनीक के कारण से और कार्य के बंटवारे के कारण से। अब मनुष्य सोचता है कि भैया ये वाला काम मेरा है ही नहीं है। मनुष्य का काम क्या? सिर्फ शादी का कार्ड छपवाना। ठीक है, शादी का कार्ड छपवाने के लिए छपवा दिया, और उसके बाद ना वो जो बंदा ले जाना वाला था उसका काम है ही नहीं। वो बोलता है मेरा काम है ही नहीं, अब तो कुरियर करवा देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, नेट पे मैसेज कर देंगे, खत्म। तो मनुष्य क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, ये उन्होंने माना। उसकी शांति समाप्त हो गई है। आप लोगों को ये लग रहा होता है कि विज्ञान की तरक्की से, कार्य के विभाजन से, तकनीक के प्रयोग से मनुष्य शांति का जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूसो का ये मानना था कि उसकी शांति क्या हो गई? समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, और मनुष्य क्या? भ्रष्ट हो गया है। रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था ना तो हॉब्स के सभी विरुद्ध युद्ध की थी, और ना ही लॉक की शांति की स्वेच्छा अवस्था जैसी थी। मतलब रूसो ने जो चित्र, एक प्राकृतिक चित्र प्रस्तुत किया कि भैया ये ऐसा ऐसा व्यवस्था है, तो उसके अंदर में ना ही वो हॉब्स को सपोर्ट कर रहे थे, ना ही लॉक को कर रहे थे, पर दोनों ने भी, हॉब्स और लॉक ने भी ये जो ज्ञानोदय था उसका विरोध किया। ठीक है, विरोध किया, उसकी आलोचना करी। ठीक है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। जो प्राकृतिक अवस्था मतलब क्या? जहां पर मनुष्य खेती के जरिए, शिकार के जरिए अपना जीवन व्यापन कर रहा है। पर आज के समय में क्या है कि वही सेम प्रोसेस वही है जीवन व्यापन का, खेती करना। पर खेती करने के लिए क्या करता है? तकनीक का उपयोग करने लगा है, खाद के उपयोग करने लगा है। ठीक है, अलग अलग तरह की चीजों का उपयोग करने लगा, जिससे कारण क्या? खेती तो फसल उगाने के लिए जो अब उसमें खाद डाल रहा है उसके कारण से जमीन की उर्वरकता खत्म हो रही है। आप 2 बार तो अच्छी फसल उगा लिए, ज्यादा उगा लिए, पर तीसरी बार जमीन के अंदर में शक्ति नहीं बची कि जिससे आप उसके में से अच्छी फसल उगा सको। पर आप अगर थोड़ा थोड़ा करके कम कम ही उगाते तो आप बहुत टाइम तक उगा सकते थे। तो इस तरह की चीजें परिवर्तन दिखते हैं। तो ये कहता है कि मनुष्य क्या है? एक पशु की समान जिंदगी व्यतीत कर रहा है, ये यहाँ पर बोलते हैं रूसो। ठीक है, जो प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें मनुष्य अपना खाता था, पीता रहता था जंगल में आराम से, ठीक है, वो एकदम आम जिंदगी थी, वो सही थी, बिना तकनीक के आधार पर, बिना विज्ञान के आधार पर, बिना कला के आधार पर। ठीक है, वो जो जीवन था वो सही जीवन था। पर आज के समय में मनुष्य का जो जीवन है वो पशु के समान है, ये रूसो ने कहा। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों? आप अगर बुक पढ़ोगे ना, अगर मैंने जो वीडियो देखने के बाद अगर आप बुक से एक बार स्टडी कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, सारा पॉइंट्स इजी हो जाएगा। क्योंकि वीडियो में मैं सारी चीज़ डाल नहीं सकता, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो पॉइंट से आपको समझ में आ सकता है, वो मैंने पॉइंट उठाकर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अगर बुक एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं नीत्शे का। ठीक है, तो नीत्शे का क्या मानना था कि ज्ञानोदय चिंतन की आलोचना करने वाले रोमांटिक चिंतकों ने सत्य को खो जाने से उत्पन्न शून्य को भरने के लिए प्राकृतिक धर्म, परंपरा तथा विरासत की ओर मुड़ने का तर्क दिया। अब देखो, यहाँ पर जो रोमांटिक चिंतन थे उनका क्या मानना था भैया कि जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो खो गया है। ठीक है, और ये खो जाएगा। अगर मान लो सत्य खो गया तो क्या हो गया? जगह क्या हो गया? खाली हो गया। जगह को भरने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर आप जगह को वापस से भरना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? वापस से पीछे जाना चाहिए। किसके लिए? तो प्रकृति के लिए, धर्म के लिए, परंपरा के लिए, और अपनी जो परंपरा विरासत है आपकी उसके लिए पीछे जाओ, तब आप उस जगह को भर पाओगे। कहने का मतलब लोगों ने सत्य की खोज के लिए जगह को खाली कर दिया कि भैया सत्य आएगा तो यहाँ पर रहेगा। पर सत्य की खोज के कारण से जो जगह खाली हुई है वो भर नहीं सकता है। जब तक, कब तक नहीं भर सकता है? जब तक आप पीछे जाकर इन सारी चीजों को लाकर नहीं रखते हो। समझ में आता है? तो ये उन्होंने कहा। ठीक है, नीत्शे ने इस विचारधारा की आलोचना करते हुए अतीत या भूत की ओर मुड़ने से मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होगा। नीत्शे ने ज्ञान की प्रति अत्यधिक बल दिए जाने पर कहा कि इससे मानव जाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। अब देखो, यहाँ पे 2 अलग अलग विचारधारा के आपस में टकराव हो रहा है। किस तरह से? देखो, रोमांटिक चिंतकों ने भी ज्ञानोदय की आलोचना करी, पर उसका अलग आधार था। उन्होंने बोला कि प्राकृतिक तौर पर हमें पीछे जाना चाहिए, उन्होंने ये माना। पर नीत्शे का क्या मानना था कि भैया आप अगर पीछे जाते हो तो कुछ हासिल होगा नहीं और नुकसान ही होना है अपना। पर अगर आप बात करोगे कि ज्ञान की प्राप्ति से अत्यधिक बल दोगे कि इसको पढ़ा लो, इसको कर लो, ज्ञान की प्राप्ति करो, तो उससे क्या होगा कि जो मानव जाति का अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इसका ये मानना था। देखो, रोमांटिक चिंतकों ने भी उनकी ज्ञानोदय की आलोचना करी, नीत्शे ने भी ज्ञानोदय की आलोचना करी, पर दोनों का जो आधार था आलोचना का वो अलग था। ठीक है, रोमांटिक चिंतकों का मानना था कि हमें पीछे मुड़ जाना चाहिए, वापस से पहली वाली चीजें करनी चाहिए। पर नीत्शे का मानना था कि नहीं भैया, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, पर जो चीज हम कर रहे हैं उसको बंद कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि ज्ञानोदय
ज्ञान की प्राप्ति करो, ठीक है, ज्ञान के ऊपर अधिक बल दे रहे थे। पर उन्होंने बोला कि अगर इस तरह से चीजें करो, ज्ञान की प्राप्ति के ऊपर ज्यादा बल दोगे तो जो आपकी अभी वर्तमान है वो भी खराब हो जाएगा, मनुष्य का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इस तरीके से नीत्शे का मानना था, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बात करें तो नीत्शे ने परंपरा को उत्पीड़न का औजार करार दिया, ठीक है। नीत्शे कहते थे भैया जो परंपरा है आपकी, जो परंपराएं हैं उसको क्या है, उत्पीड़न का औजार। उत्पीड़न मतलब किसी के ऊपर हम जो हिंसा करते हैं उस तरह का औजार है। उन्होंने कहा आधुनिक मनुष्य को धर्म या परंपरा में संवेदना या शांति नहीं मिल सकती। जो आधुनिक मनुष्य है, जो मॉडर्न व्यक्ति है, उसको परंपरा के अंदर में या धर्म के थ्रू शांति नहीं मिल सकती, ये मानना था नीत्शे का। उसने इसके निराकरण के लिए कहा कि या तो मनुष्य सत्य का अवशेषण करना समाप्त कर दे या फिर सत्य का अपनी क्षमता से एक अधिक नया अर्थ सर्जित करे, ठीक है। मतलब नीत्शे का मानना था कि भैया आप अगर सच में चाहते हो अच्छी जिंदगी व्यतीत करना तो सत्य का अवशोषण करना बंद कर दो, ठीक है। अवशोषण मतलब करना बंद कर दो, या फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार एक नया सत्य का अर्थ अर्जित कर लो कि भैया मेरे अकॉर्डिंग सत्य का मतलब ये है और उसी को मानकर चलो, ठीक है। या फिर आप उसको जो सत्य है उसको झुटलाओ मत, या फिर अगर आप झुटलाना बंद कर दो और उसके हिसाब आपके हिसाब से जो सत्य का मतलब बनता है उसको मान लो, ठीक है। इन्होंने ये कहा। छोटी सी लाइन है पर मतलब बहुत बड़ा, अगर आप सही से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों ने ही ज्ञानोदयी विचारकों की अवधारणा की वर्तमान अतीत से बेहतर है को खारिज कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नीत्शे थे इन्होंने ये माना कि भाई ज्ञानोदय विचारधारा के अनुसार जो वर्तमान जो है अतीत से बेहतर है, इसको खारिज किया। बोला नहीं भैया अतीत तो बेहतर था पर वर्तमान आपका सही नहीं है, इसको इन्होंने बोला। पर जो ज्ञानोदयी विचारक थे उन सभी का मानना क्या था कि जो हमारा अतीत है वो बेकार था और जो वर्तमान है जिसमें अभी हम मनुष्य जी रहे हैं वो बेहतर है पिछले वाले से, ये मानकर चलते थे ज्ञानोदय कालीन वाले। पर जो नीत्शे थे उन्होंने इसको नकार दिया, खारिज कर दिया। इन लोगों ने ज्ञानोदय चिंतन के केंद्र स्थान पर पा चुके विज्ञान की अपस्त करना चाहा, अपदस्थ करना चाहा। मतलब जो विज्ञान को जो पोजीशन दे रखा था, ठीक है, ज्ञानोदय चिंतकों ने, ठीक है, तो नीत्शे ने उसको उस स्थान से हटाने की कोशिश करी कि भैया विज्ञान को ये पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अगर आप विज्ञान को अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे तो मनुष्य का जो पूरा इतिहास है, जो पूरी हिस्ट्री है वो खतरे में पड़ जाएगा, उसका पूरा शांति भंग हो जाएगा। इस तरह से माना जो परंपरा आप परंपरा धर्म के आधार पर सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो उससे मनुष्य की शांति भंग हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने नीत्शे ने कहा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। तीसरे विचारक के तौर पे हमारे कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स ने शुरुआती रचनाओं में दिखाई पड़ता है कि वो पूंजीवादी उत्पादन के प्रति 4 तरह के अलगावों को जन्म देती है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स का क्या माना था कि भैया जो ये पूरा हो रहा है, जो ज्ञानोदय आ रहा है, इसका रीजन क्या है, पूंजीवाद, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को यहाँ पे एक तरह से दिखाया और पूंजीवाद के कारण से क्या बोला उन्होंने कि 4 तरह के अलगाववाद जन्म होते हैं पूंजीवाद से। किस तरह के 4 प्रकार के अलगाववाद होते हैं, तो कार्यस्थल पर मनुष्य का अलगाववाद, ठीक है। अब मनुष्य के काम में बंटवारा हुआ तो वो अलगाववाद हुआ ना, एक मनुष्य ये काम कर रहा है, वो वाला मनुष्य वो काम कर रहा है। अब इस वाले मनुष्य को बोलोगे भैया ये वाला काम कर ले, तो बोलेगा मेरा काम तो है ही नहीं, मैं क्यों करूं, तो कार्यस्थल पर अलगाववाद। अपने उत्पादन से मनुष्य का अलगाववाद, ठीक है। आपने 2 तरह की चीजें बनाई, भैया ये अमीर के लिए गरीब के लिए, ये वाला प्रोडक्ट ये वाला है, वो वाला प्रोडक्ट वैसा है, तो उस तरह से अलगाववाद। प्राणियों के बतौर अपने जीवन से मनुष्य का अलगाववाद, ठीक है। प्राणी और अपने जीवन से ही अलगाववाद कर देना, ये पूंजीवाद के अंदर में देखा कार्ल मार्क्स ने। साथ साथ मनुष्य से मनुष्य का अलगाववाद, भैया वो अलग है मैं अलग हूं, वो छोटा है मैं अमीर हूं, वो गरीब है, ठीक है। इस तरह की चीजें जो होने लगी तो इससे मनुष्य से मनुष्य के अंदर में अलगाववाद। तो कार्ल मार्क्स ने क्या देखा कि इन सारी चीजों से भी परिवर्तन दिख रहा है, वहां पे चीजें गलत हो रही हैं और इन्होंने भी ज्ञानोदय की आलोचना करी, ठीक है। इनका मानना था कि जो पूंजीवाद है वो एक तरह से ज्ञानोदय ही है, ठीक है। और पूंजीवादी के कारण से ये सारी चीजें हो रही है, तो मतलब क्या ज्ञानोदय के कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों। यहाँ पे कार्ल मार्क्स के मुताबिक कहा जाता है कि ऐसे समाज में प्रभावी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, ठीक है, जिस दुनिया का तार्किकता सर्वाधिक प्रगतिशील अभिव्यक्तियों विज्ञान और उदारीकरण है, ठीक है, उद्योगीकरण है। मतलब यहाँ पे कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि भैया आप जहाँ पर विज्ञान को, लॉजिक को, ठीक है, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आप मानते हो, प्रगतिशील मानते हो, विकास करने की आप जोर देते हो, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, आप अच्छे से समाज का, प्रभावी समाज और स्वतंत्रता का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ पर आप इंडस्ट्री का जोर दोगे, विज्ञान का जोर दोगे, अभिव्यक्तियों की वैज्ञानिक तर्कशीलता पर जोर दोगे, तो वहाँ पर एक स्वतंत्र समाज का निर्माण नहीं कर पाओगे, ये कार्ल मार्क्स का मानना था।
दोस्तों आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ लाइक शेयर कर लें, ठीक है। और शेयर करने का मतलब क्या है दोस्तों, अपने जो भी दोस्त हैं जो एमए हिस्ट्री कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से जुड़े हुए, इग्नू से जुड़े हुए हैं, तो उनको शेयर करें जिससे उनसे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी उनको मिल जाए टाइम पर, ठीक है। अगर आपके पास कोई वीडियो चाहिए, किसी तरह का कोई वीडियो चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके टॉपिक पे और आपके लिए वीडियो डालूंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें दीनअप के नाम से हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में स्पेशली ज्वाइन करने पे आपको ये जो पीडीएफ है इस वीडियो की वो भी मिल जाएगी वहाँ पे। इवन अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा जिससे आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर एमए हिस्ट्री के कई सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्क्यूज और फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में हम बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्यूज एक विचारक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल जहाँ पे उन्होंने अपनी विचारधारा रखी। अपनी किताब वन डायमेंशन मैन, ठीक है, मार्क्यूज ने उत्तर ज्ञानोदयी उद्योगीकरण समाज को अतार्किक और दमनकारी कहा, ठीक है। यहाँ पे मार्क्यूज ने एक बुक लिखी वन डायमेंशन मैन के करके, जहाँ पे अतार्किक और दमनकारी तौर पे औद्योगिक समाज को उन्होंने बताया कि जो औद्योगिक समाज क्या है, दमनकारी है, जहाँ पे दमन किया जा रहा है लोगों का, ठीक है, ये कहा उसने। उनका कहना था कि उत्पादन में प्रगति और बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन इसका बावजूद समाज ने मनुष्य की जरूरतों और प्रतिभा के स्वतंत्रता विकास को नष्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब देखो उनका मानना क्या था मार्क्यूज का कि भाई समाज के अंदर में उत्पादन की प्रगति तो बढ़त दिखाई दे रही है कि भैया उत्पादन में भी बढ़त हो रहा है, प्रगति हो रहा है, पर इसके बावजूद भी मनुष्य की जो जरूरतें हैं, प्रतिभा है, वो विकास को नष्ट कर रही हैं, ठीक है। जो देखिए मतलब ना, आप मान लो फोन का यूज कर रहे हो, आप कैलकुलेटर, आप कुछ भी जरूरत होता है कैलकुलेट करने लग जाते हैं। आज के समय फॉर एग्जांपल समझते हैं तो कुछ भी जरूरत है, किसी ने कोई नंबर बोला, कुछ बोला, हम फटाफट कैलकुलेट कर रहे हैं। आज से आप 20-25 साल पीछे जाओगे ना तो एक आदमी को 15-20 नंबर उसके माइंड में सेव रहते थे, ठीक है। आज हम सिम में सेव करते हैं, फोन में सिम सेव करते हैं, और फोन खो जाए, सिम खो जाए तो हमें कोई भी नंबर याद नहीं है। पर आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, इवन 15-20 साल तो ज्यादा बोल दिया, 8-9 साल भी पहले जाओगे तो एक आदमी को 15 से 20 मोबाइल नंबर याद रहते थे, ठीक है। पर अभी एक मोबाइल नंबर भी अपना भी याद करने के लिए फोन में खुद सेव करता है बंदा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो रखी है। तो ये क्या कहता है कि मनुष्य की जो प्रतिभा है, स्वतंत्रता है, विकास है, उसको नष्ट कर रहे हो आप इन सब चीजों को देखकर। मनुष्य, कई लोगों को लग सकता है कि इस समाज में राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित है और जिस आजादी की उपभोग कर रहा है वो काफी बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे ना उन्होंने ये विचारधारा दी कि कई लोगों को ये भी लग सकता है कि भैया जो ये समाज है उसके अंदर में राजनीतिक स्वतंत्रता है, वो सुरक्षित है और उसकी जो वो आज़ादी का उपभोग कर रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको गलत ठहराया, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो आप किन किन चीज़ों का उपयोग कर रहे हो, तो संचार उद्योग आम आदमी की जरूरतों को लगातार ढालता और आकार देता रहता है, लेकिन मुट्ठी भर लोग ही के हित साधता है। देखो आज आप फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, संचार उद्योग की हम मतलब ऐसा लगता है कि भैया ये पूरे लोगों को हेल्प कर रहा है, पर इसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का ही हित होता है, बाकी कई सारे लोगों का नुकसान ही है इसके अंदर में, ये मानना था मार्क्यूस का। यह छवि को इस तरह से ढालता है और निर्मित करता है कि यही छवि घर पर, बाजार और सामाजिक अंतक्रिया में अपनी पसंद की निर्धारित करने लगती है। मतलब अब देखो फोन के अंदर में आप कुछ चीज सर्च करो, ठीक है, मान लो कोई टेलीफोन सर्च कर रहे हो, कोई वॉशिंग मशीन सर्च कर रहे हो, कोई भी आप मान लो कपड़े सर्च कर रहे हो, उसके बेस पे आपने जो भी सर्च किया, आपकी जो फोन के अंदर में जो भी आपकी सर्च हिस्ट्री होगी उसके बेस पे आपको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं फोन के अंदर में, ठीक है। और आपकी जो पसंद थी, ठीक है, जो आपको पसंद था, आपको ये चाहिए था, आपका जो चॉइस था, उसको परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है आपको अलग चीज दिखाकर, ठीक है। और आपका माइंड सेट कर दिया जाता है कि आप ना हल्का सा अगर कुछ लेने के लिए सोच रहे होगे तो आपको बार बार ऐड उतने सारे आएंगे कि आपका बार बार माइंड बनेगा कि चलो भैया खरीद लेते हैं, चलो भैया खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि एक तरह से आप बंधक बन चुके हो, इन सारी चीजों के, तकनीक के बंधक बन चुके हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि आप बार बार अगर ऐड देख रहे हो किसी का, आपका बार बार मन कर रहा है खरीदने का और आप खरीदते हो, तो मतलब क्या आप अपने अकॉर्डिंग तो फैसले ले ही नहीं रहे ना, आप अपने सेलफोन के गुलाम हो चुके हो, आप अपने टेक्नोलॉजी, अपने तकनीक के गुलाम हो चुके हो। मतलब आप नहीं, मैं भी बहुत बार यही करता हूँ, इवन सभी लोगों का फितरत ही यही है। तो आज के समय में मार्क्यूस का जो कहना था वो बिल्कुल सही लगता है, मुझे यहाँ पे सही लगता है। इस दुनिया में संचार ही झूठी जरूरतों के चलन में ले आता है, झूठी जो जरूरतें हैं उसको चलन में ले आता है। ऐसी स्थिति में
कोई प्रभावी बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। ठीक है, मनुष्य की मुक्ति खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या सोचते हैं, भैया फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, संचार का यूज कर रहे हैं, मस्त टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन हम वीडियोस देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पर ये सारी हमारी स्वतंत्रता और बौद्धिक क्षमता जो है ना हमारी खत्म कर देता है। अब फोन से क्या है, हमें कुछ भी चाहिए, ओके गूगल ये बता दो, ठीक है, हमने ये कह देते हैं भैया कि भैया भारत का आज़ाद कब हुआ बता दो, ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा बता दो। इस तरह से हम सर्च कर लेते हैं, गूगल पूछ के गूगल बता देता है तुरंत। पर पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो भैया 10 बुक पढ़ेगा, ठीक है, 10 बुक में से समझेगा, तो उसमें से 10 बुक में से भले ही क्वेश्चन उसका एक लाइन का हो, पर उसने 10 बुक पढ़ी, 10 बुक को ढूंढा, तो उसको 10 बुक का नाम तो कम से कम याद हुआ, कुछ याद रहा चाहे नहीं रहा, कुछ तो 2 लाइन तो याद रहेगा। तो उस तरह से बौद्धिक क्षमता का प्रगति हो रहा था। पर यहाँ पर क्या है, बौद्धिक क्षमता एक तरह से बंधक बन चुका है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का, और मनुष्य को ऐसा लग रहा था कि भैया वो बहुत स्वतंत्र है, पर ऐसा नहीं है, और वो मनुष्य की मुक्ति खत्म हो जाती है, जो उसकी स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये कहता है, ठीक है, मार्क्यूस कहते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों विज्ञान के आलोचक। दोस्तों थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, 20 मिनट के करीब में बन चुकी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको लेसन समझ में आए। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह जाता है कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके पूछ लें। विज्ञान के आलोचक के अंदर में क्या जाता है कि कई आधुनिक विचारकों ने ज्ञानोदय कालीन चिंतकों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने विज्ञान को जीवन केंद्र में रखा। ठीक है, विज्ञान को जीवन केंद्र में रखा, इसके कारण से ज्ञानोदय कालीन की आलोचना की गई। भैया आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो साइंस को, इस कारण से इसकी आलोचना की गई। इन विद्वानों ने विज्ञान के बारे में संदेह प्रकट किया कि भैया साइंस गलत है, साइंस के बारे में डाउट इनके पास था। आधुनिक युग में इस विचारधारा को चुनौती देते हुए विज्ञान को हिंसा को प्रोत्साहन देने वाला करार दिया गया। भैया यहाँ पे कहा गया आधुनिक युग के अंदर में कि विचारधारा क्या है, चुनौती दे रही है, चुनौती देते हुए इस विचारधारा को, इसको हिंसा का जड़ प्रदान किया, कहा गया कि यह हिंसा का कारण बन सकता है। ठीक है, हिंसा को प्रोत्साहन देने वाला मतलब करार किया गया, भैया ये प्रोत्साहन दे, हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, सिंपल सी बात। आधुनिक चिंतकों ने विज्ञान को उत्पीड़न आदि से जोड़ा कि जो भैया विज्ञान है, जो साइंस है, वो उत्पीड़न का कारण बन सकता है, हिंसा का कारण बन सकता है, इस तरह से उनको जोड़कर दिखाया आधुनिक चिंतकों ने। ठीक है, जो यहाँ पे हम विज्ञान के आलोचक की किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो विज्ञान के आलोचक कर रहे थे कौन थे, आधुनिक विचारक, आधुनिक चिंतन की हम बात करते हैं। ठीक है, जो आधुनिक विचारक है उन्होंने विज्ञान के संदर्भ में उसकी आलोचना करी। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा विज्ञान के गठजोड़ ने दुनिया को हिंसा के मार्ग पर ढकेला। ठीक है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जो भी थे, और उन्होंने विज्ञान के साथ में जोड़कर दुनिया को हिंसा के मार्ग पर ढकेला। किस प्रकार से, अब देखो नए नए तरह के परमाणु बम बन रहे थे, नए नए तरह के हथियार बन रहे थे, उसके कारण से क्या हुआ, साम्राज्यवाद तरक्की पर फैलने लगा, साम्राज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद अलग अलग देशों को गुलाम बनाया जाने लगा, सीमा बढ़ाई जाने लगी, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और शीत युद्ध जैसे हमने चीजें देखी। ठीक है, अगर विज्ञान उतनी तरक्की करता ही नहीं, परमाणु बम बनता ही नहीं, तो आज जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम गिरे थे वो कभी होते ही नहीं। और आज के समय में अक्सर एक देश दूसरे देश पे खतरा मंडरा रहा होता है कि भैया कौन हमला कर दे। जैसे इजराइल के अंदर में ही देख लो, गाजा पट्टी पे हमला हुआ, ठीक है, मिसाइल से दोनों तरफ से मिसाइल दागी गई, तो वहां पे अभी तो जान माल की उतनी ज्यादा हानि नहीं हुई, पर हो जाती, जो भी हुई, उतनी ज्यादा क्या हुई, 2-4 भी लोग मरे तो मरे ना, नुकसान तो हुआ ना। तो उसका कारण क्या है, विज्ञान की तरक्की। अगर उतनी तरक्की करता ही नहीं साइंस, तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये मानना था आधुनिक विचारकों का। समझ में आ रहा आपकी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, ये है। अगला आता है कि विचारकों के अनुसार विज्ञान ने प्रगति के साथ साथ इंसान के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। भैया आपने विकास तो किया है, पर साथ साथ क्या इंसानों के लिए भी खतरा कर दिया, जिसके लिए विकास किया उसी के लिए खतरा। विज्ञान की तरक्की से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने भौगोलिक पर्यावरण को उजड़ गए, भौगोलिक पर्यावरण से उजड़ गए। देखो आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल, हम मतलब कई सारी इसको लेकर तो मतलब हजारों एग्जांपल है मेरे माइंड में। दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली से रहने वाला हूँ, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। लोगों ने पेड़ काटना शुरू किया, पर्यावरण को उजाड़ दिया। ठीक है, पेड़ काट क्यों रहते हैं, क्योंकि तकनीक थी काटने की, तकनीक थी, साथ साथ में वो अलग अलग तरह की चीजें बनानी थी विज्ञान के तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए बनाया लोगों ने। अब क्या हुआ, दिल्ली के अंदर में प्रदूषण लेवल जब दिवाली के आसपास आता है और अलग अलग तरह की जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बढ़ जाता है। उसके कारण से कई लोगों का ना दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कई तरह की बीमारियां हो जाती है। ठीक है, कैंसर और कई तरह के स्किन कैंसर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मनुष्य को पर्यावरण को जड़ से उखाड़ने का कारण ना, विज्ञान की तरक्की में पर्यावरण तो जड़ से उखड़ा, पर उसका प्रभाव क्या है, मनुष्य को लगता है सही है, पर उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर में उल्टा पड़ता है और उसका खतरा बढ़ रहा है। बड़े कारखाने, बांध आदि ने लोगों को उनके मूल स्थान से उजाड़ दिया। वे विस्थापित
तो का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आज के समय में हम शहर में आकर मस्त एकदम मकान बनाकर रह रहे हैं, ठीक है, और मस्त मैकडी और डोमिनोज से पिज़्ज़ा लाकर खा रहे हैं, ठीक, कॉन्क्रीट सिटी में रहते हैं। पर हमें लग रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी सही है। पर ये इनका मानना क्या था आधुनिक चिंतकों का कि भैया आप विस्थापित हो, आप अपनी जगह पे है ही नहीं, आपका जो मूल स्थान था आप तो वहां से छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके बसे हुए हो। और ये बसना थोड़ा ना कहलाता है जहाँ पे आप प्राकृतिक चीज़ों के संदर्भ में जुड़े हुए ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि क्या चीज़ होता है, आप तो बस एक दिखावटी शो ऑफ जिंदगी जी रहे हो। तो ये सारा उन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं, बांध देंगे क्या, मनुष्य को विस्थापित करने का कारण बन रही है। आलोचकों के अनुसार विज्ञान ने आधुनिक युग में ऐसे ऐसे मारक घातक हथियार विकसित किए जिसे चुटकी बजाते ही संपूर्ण सर्वनाश का विनाश हो सकता है। जो मैंने भी बताया ना, परमाणु बम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विज्ञान ने विकास कर दिया, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम। और अक्सर सभी देश को दूसरे देश से खतरा लगा रहता है कि भैया पता नहीं कब कौन सा देश हमारे ऊपर हमला कर दे और कब हम किस देश के ऊपर हमला कर दें। हमला करने का मतलब ये नहीं है कि आप नाम होगा आपका, सबसे पहले तो आपका नुकसान होगा, दोनों तरफ से नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे साइंस को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। अब यहाँ पे साइंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान उदय के तहत जो ज्ञान उदय की चैप्टर हमने पढ़ा उसके अंदर हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि कितनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की करी, अलग अलग तकनीक के ऊपर में क्रांति लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस कारण से साइंस को जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है, आधुनिक विचारकों के द्वारा। आगे हम बात करेंगे उत्तर आधुनिकता, जो हमारा लास्ट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। उत्तर आधुनिकतावादियों ने कहा कि सत्य का उद्घाटन इस तरह से होना चाहिए उसके नए अर्थ को लोगों को समझ में आ सके। अब देखो, मैंने पहले भी कह रहा था सत्य सत्य, ठीक है। तो जहाँ पे सत्य का जो मैंने बताया था ना, सत्य का स्थान खाली हो गया, वहां पर उसको भरने के लिए पीछे जाने की बात कर रही थी, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि भैया सत्य का अर्थ आप अपने हिसाब से बनाओ, पर सत्य का अर्थ, नया जो अर्थ होना चाहिए इस हिसाब से होना चाहिए कि लोगों को जो उसके अर्थ है उसको समझने में सक्षम हो। लोगों को समझ में ही नहीं आया इसका मतलब क्या है, तो क्या समझेंगे, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर में, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावादियों ने ज्ञानोदय चिंतकों के इस व्यक्तित्व के विरोध किया, वक्त जो उनका जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी, उसको विरोध किया, उसके खिलाफ बोले। वे ही केवल सत्य की उद्घाटित कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मानना था, ठीक है। जैसे मान लो ज्ञानोदय का क्या माना था, भैया जो सत्य की डेफिनेशन है सिर्फ हम ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। तो इसको लेकर उत्तर आधुनिकतावादियों ने इसकी आलोचना करी, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावादियों ने इसे मस्तिष्क की तानाशाही सर्वसत्ता का स्रोत कहा, जो मस्तिष्क आपके दिमाग का सर्वसत्ता का स्रोत के तौर पर इसको बताया, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों। तो ये पूरा आपका लेसन था, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अगर फिर भी कहीं पर डाउट आता है कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भैया यहाँ पे ये पॉइंट आना था, आपको ये समझ में नहीं आया। फिर भी एक बार आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर अपना बुक पढ़ोगे, बुक से स्टडी करोगे, तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों लास्ट में फिर भी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जब आप एक सब्सक्राइब करते हो ना, एक लाइक करते हो, शेयर करते हो हमारे वीडियो को, तो हमें बहुत हेल्प होती है, ठीक है। हमारे चैनल को पूरा हेल्प मिलता है, हमारी टीम जो पूरी दी इनर टीम है जिस एक वीडियो को बनाने के लिए वर्क करती है उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। और आप जैसे बहुत सारे बच्चे तक हमारा मैसेज पहुंचता है कि भैया मैंने ये पढ़ाया है और वो पढ़ता है, उसका बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। आप ये मत सोचिए कि आपने सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, एक लाइक से मेरी टीम की और आप जैसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होती है, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर ज्वाइन करें। दी इनफ के नाम से हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ठीक है, ट्विटर हो, व्हाट्सअप और फेसबुक को सब जगह मिल जाएंगे। और टेलीग्राम के ऊपर में आपको जो इस वीडियो की पीडीएफ है और किसी भी वीडियो की पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप सो आप सभी सब सुरक्षित रहें, घर में रहें।